Okay, hello everybody. Can you see the screen? Can you see the screen and can you hear me? Okay, fine. ठीक है. So, see, आज we will start off with a new topic, that is classification of elements and periodicity in properties. ठीक है? आज का जो अपना टॉपिक होगा, it will be classification of elements and periodicity in properties. See, how was your test? How was the test? Like you must have gone through a test, I think, on Sunday, right? कैसा रहा? How was the test? See, if you are scoring above 50% and then it's good. क्योंकि अभी होता क्या है कि 50% में अच्छा माना जाता है मींस में. इफ यू आर गुड स्कोरिंग 50% एंड अबव देन इट इज गुड. Yeah, it is very good. If you are getting 100 then it's very good, but even if you are getting more than 40 then it's considered good. But yeah, किसी का यदि 20 से कम नंबर आ रहा है या फिर लेट्स से 20-30 इसमें स्कोर कर रहे हो तो या देयर इज अ गुड सिग्निफिकेंस स्कोर फॉर मतलब इम्प्रूवमेंट है वहां पे चांसेस. 60 and above is obviously good, but yeah, anything below 25 like 20 वो तो इम्प्रूव करने वाली बात है. ठीक है, फाइन. ठीक है, 60 above is a very good. ठीक है, उसमें अच्छी बात है, बट कोशिश तो करनी है कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें. बट हाँ, मतलब यू मेक श्योर इट does not go like 10 15 20 नंबर ऐसे नहीं आने चाहिए, मतलब इस तरह का नहीं होना चाहिए. अच्छा, नाउ कमिंग टू डाउट्स ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर. देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो डाउट्स थे ना, वो हम लोग एक पर्टिकुलर डेट रखेंगे. उसमें आपको जैसे एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 2 है, और जो भी रिमेनिंग है प्लस जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइजेज है, राइट. ये हो गया. इनके अलावा लेट्स से आपने एन अवस्थी सॉल्व किया है. हाउ मेनी ऑफ यू आर सॉल्विंग एन अवस्थी प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री बाय एन अवस्थी? ओके, तो आप यदि फिजिकल केमिस्ट्री वाली ये जो बुक है प्रॉब्लम्स वाली, इसको भी सॉल्व कर रहे हो तो भी इट्स फाइन. तो हम लोग कोई ओके ठीक है, कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, मतलब टेंशन मतलब क्वेश्चंस एक्चुअली काफी हैं, तो पूरा तो नहीं हो पाएगा, इट इज ऑब्वियस. सारा तो नहीं हो पाएगा, ये तो समझ ही रहा हूँ मैं. तो अभी इसके ये दोनों चीजें हम एक दिन डिस्कस कर. हाँ, एक्सरसाइज 2 तो हार्ड होता ही है. एक्सरसाइज 2 जो है दैट इज फॉर एडवांस, तो वो डिफिकल्ट ही होगा ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट ऑब्वियसली रहेगा ही. ओके, अब ये बताइए कि इसका हम डिस्कशन कब करें. मतलब डिस्कशन वी कैन कीप ऑन फ्राइडे और वी कैन कीप ऑन मंडे, ताकि तुम लोगों को थोड़ा टाइम. सैटरडे को क्लास नहीं है ना. आज देखो ट्यूसडे है, तो हमारी क्लास कब है फिर नेक्स्ट वीक में, मतलब इस वीक में और कब कब क्लास है. संडे को टेस्ट किसका है, किस टॉपिक का टेस्ट है संडे को? ओके, संडे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट है क्या? ओके, देन वी विल कीप ऑन फ्राइडे, विल कीप अ डिस्कशन ऑन फ्राइडे. चलेगा, हम लोग डिस्कशन कर लेंगे फ्राइडे को. देखो तो हमारा लास्ट लेक्चर कब है वीक के पहले? एवरीबॉडी देखो तो हमारा लास्ट लेक्चर कब है वीक में, चेक करो शेड्यूल एक बार. सैटरडे को है. आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे है. सैटरडे है, तो जो भी है. अरे तो अल्टरनेट रहता है ना, तो ट्यूसडे के बाद फिर थर्सडे होगा. ओके ओके, फिर सैटरडे को. ठीक है ठीक है, सैटरडे को ही है, तो फाइन. तो ठीक है, विल कीप ऑन सैटरडे. ठीक है, विल कीप ऑन सैटरडे. सैटरडे को हम डिस्कशन कर लेंगे. ठीक है, एन अवस्थी एंड मॉड्यूल यदि कुछ बच जाएगा तो विल कीप अ डिस्कशन इन द इवनिंग. सैटरडे इवनिंग में रख लेंगे यदि बच जाता है तो, बट विल कवर दिस ऑन सैटरडे. जो बच जाएगा जैसे जो क्लास में नहीं हो पाया ना, विल कीप ऑन लेट्स से इवनिंग, इवनिंग में कर लेंगे उसको कर. तो नाउ कमिंग टू टेस्ट पेपर. टेस्ट पेपर में कुछ डाउट है?
एवरीबॉडी टेस्ट पेपर में कोई डाउट है? फाइन, एक सेकंड रुक जाओ, आई डिड नॉट डिसेबल एनोटेशंस, सो एक सेकंड रुक जाओ, रीशेयर माय स्क्रीन, आई रीशेयर माय स्क्रीन, रुक जाओ। फाइन, नाउ यू कैन सी द स्क्रीन राइट? स्क्रीन दिख रही होगी। ओके ठीक है, यस ठीक है। फाइन, अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट अगेन डू इट। एक मिनट रुक जाना है ना, एक प्रॉब्लम आ रही है। फाइन, इट शुड बी फाइन नाउ। ओके चलो ठीक है, तो देखो अभी एक्सरसाइज में मतलब जो टेस्ट हुआ उसमें बताओ कोई डाउट है क्या? जो टेस्ट हुआ उसमें कोई डाउट है? एनीबॉडी? टेस्ट के डाउट्स हैं कुछ? एवरीबॉडी टेस्ट के कोई डाउट नहीं है? नहीं नहीं, क्वेश्चन बताओ मुझे, क्वेश्चन कौन कौन सा? आई हैव द टेस्ट पेपर विथ मी राइट नाउ, सो जस्ट टेल मी क्वेश्चन नंबर एंड आई विल हेल्प यू आउट। नमस्ते कहाँ मिलेगी? नासिक में। यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन, प्रणव यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन। आदित्य वैसे नहीं पता चलेगा मुझे, यू जस्ट नीड टू टेल मी द एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर। अभी आपके पास क्वेश्चन नहीं है क्या? क्वेश्चन 5, ओके we'll move in a sequence. Soham is asking question 5. देखो क्वेश्चन 5 क्या है? An organic compound contains carbon, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है 49.3%, हाइड्रोजन है 6.84% एंड ऑक्सीजन बाकी है राइट? तो ऑक्सीजन कितना हुआ बताओ, कैलकुलेट करो। 100 प्लस 49 माइनस 6 कितना हुआ? सर मॉड्यूल से काम चलेगा क्या? मॉड्यूल से काम चल जाएगा, ऑब्वियसली चल जाएगा, बट इफ देयर इज समबडी हु नीड्स एडिशनल मटेरियल फॉर प्रैक्टिस देन उसके लिए रिकमेंड कर रहा हूं, ठीक है? मेरा क्वेश्चन अलग है फिफ्थ, व्हाट इज योर फिफ्थ क्वेश्चन? ओके एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन। ओके ओके, तब तो पूरा मुश्किल हो जाएगा, आई वोंट बी एबल टू टेल यू एग्जैक्टली क्या है। अच्छा फिर बताओ फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, दो तीन लाइन आगे के पढ़ो देन आई विल मूव। ये नहीं है ना? हाउ मेनी मिलीलीटर, कौन सा क्वेश्चन? हाउ मेनी मिलीलीटर? ओके बोलो, अनम्यूट का परमिशन दिया है। देयर आर 2 सैंपल्स ऑफ HCl। ओके ये क्वेश्चन है, 25 है मेरे सीक्वेंस में। देखो लिखा है कि देयर आर 2 सैंपल्स ऑफ HCl हैविंग मोलैरिटी 1m, एक सैंपल है जिसका मोलैरिटी 1m है और दूसरा सैंपल है जिसका मोलैरिटी 1/4m है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दीज सैंपल्स टेकन इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ 0 पॉइंट। अब देखो क्या है, फाइनल मोलैरिटी क्या आएगा? m1v1 plus m2v2 अपॉन v1 plus v2 राइट?
एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? सोहम ये बात तुम्हें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो फाइनल मोलैरिटी क्या आना चाहिए? फाइनल मोलैरिटी आना चाहिए 0.75। अब 0.75 क्या आएगा? 1 इंटू V1 यानी V1 प्लस V2 बाई 4 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अब ये चेक कर लो कौन कौन से ऑप्शंस में सेटिस्फाई कर रहा है। तुम्हारे ऑप्शंस भी चेंज होंगे फिर तो। सोहम कैन यू चेक दिस? सोहम ये चेक हो सकता है ना? जैसे V1 प्लस V2 चेक करते जाओ। ऑप्शन ए में जैसे देख लो, ऑप्शन ए में जैसे 20,10 दोनों ml में। तो अब देखो क्या है, V1 है 20 प्लस V2 बाई 4 आएगा कितना? 2.5 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा? 20 प्लस 10 30। तो ये आया 22.5 बाई 30। तो ये तो आ जाता है ना 0.75। तो ये तो सही हो गया। सोहम इज इट क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? तो बाकी ऑप्शंस देख लो, बाकी सब सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे। अनम्यूट करना है तुम्हें। हाँ कर लो, अनम्यूट का परमिशन तो दिया ही है श्रेयस, यू कैन अनम्यूट। सर हाँ वो क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 m H2SO4 must be added to 50 ml of 0.1 m NaOH? ठीक है, आई विल मूव टू दैट। ठीक है, ये सोहम इज दिस क्लियर टू यू नाउ? ओके ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है, एक सेकंड है ना, ये वाला क्वेश्चन है, ये है मेरे में है 22। क्वेश्चन लिखा है कि हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 m H2SO4। नया चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। ये है तुम्हारा 0.1 m H2SO4 और इसमें तुमने डाला NaOH। ठीक है, अब इससे बन गया Na2SO4 प्लस 2H2। तो अब यहाँ पे लिखा है कि ये 0.1 है, ठीक है ना, और ये कितना लिखा है? ये लिखा है 0.1। ठीक है, अब देखो मान लो तुम ऐसा सोचो कि इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा ना इसके साथ। एवरीबॉडी इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। तो अब देखो मान लो इसका वॉल्यूम लिया, ये तुम्हारे पास है 50 ml, तो ये 50 है। तो अब देखो मान लो 0.1 इंटू V लिया, इसके मोल्स तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो 0.1 माइनस 2, क्योंकि इसका एक इसके 2, मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें? इसका 1 मोल इसके 2 के साथ रिएक्ट करता है ना। तो अब देखो एक तरीका तो ये है कि जो फाइनल है उसमें से तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, तो अब ये आ जाएगा क्या? देखो ये मान लो तुम्हारे पास A0 है, लेट्स से दिस इज A0 एंड लेट्स से दिस इज B0। तो तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें रिलेशन एक मिल रही है A0 by 1 is B0 by 2। ठीक है ना, तो A0 क्या मिल रहा है बताओ? A0 आ रहा है B0 by 2। तो यहाँ पर तुम देखोगे क्या? माइनस 0.1 इंटू 50 बाई 2। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये सोल्यूशन जो है वो फाइनली बनाना है किसका? H प्लस का। तो H प्लस का फाइनल मोलैरिटी क्या आना चाहिए? तो यू कैन सब्स्टिट्यूट कि दिस इज V प्लस 50। ये समझ में आया एवरीबॉडी? ये वाली चीज समझ में आ गई या नहीं आई? तो जरा इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है। दिस इज 1 बाई 20, मतलब 5 बाई 100 है, एंड दिस इज इक्वल टू 0.1 V माइनस ये आ जाएगा 2.5 अपॉन V प्लस 50। डिड नॉट अंडरस्टैंड। अच्छा देखो, 2-3 तरीके हैं जिसके थ्रू तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले तो बोला जा रहा है कि H2SO4 में NaOH डालेंगे और फाइनल जो H2SO4 बनेगा उसमें कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कितना? 0.05। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या है बताओ? व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट ओवर हियर? क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा यहाँ पे? एवरीबॉडी व्हाट शुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट, ये बताइए। NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है, इतना सबको समझ में आ रहा है? NaOH should be the limiting reagent in this question। NaOH ही इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए, है ना। अब NaOH जब लिमिटिंग रिएजेंट है तो ऑब्वियसली जो H2SO4 के मोल्स बचेंगे वो कैसे निकालोगे बताओ?
इसके मोल्स क्या आएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? इसके मोल्स क्या आएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमने कर दिया वॉल्यूम मान लिया V, तो इसका मोल हो गया 0.1 इंटू V। इसके साथ NaOH रिएक्ट करेगा तो इसके मोल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब इसका 2 मोल इसके एक के साथ रिएक्ट करता है, तो A0/1 इज B0/2, तो इसके साथ जो रिएक्ट किया वो B0/2 करेगा। तो जब ये इतना रिएक्ट किया तो इसका आधा रिएक्ट किया, तो ये H2SO4 के मोल्स बचे और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, V इसका और प्लस 50 इसका। ये समझ में आया या नहीं आया? एवरीबॉडी से यस और नो। So let's say this is 1/20.1 V minus 25 upon V plus 50। ठीक है ना? तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है आगे। तो अब ये क्या आएगा, V plus 50, अब ये आ जाएगा 2V, और ये क्या आएगा बताओ, 20 इंटू 2.5 कितना आएगा बताओ, 50 आएगा ना। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो अब देखो क्या आया, ये आ गया 50 प्लस 50 इज इक्वल टू V, तो V आया 100 ml। ओके एवरीबॉडी? स्क्रॉल अप करूं? सेम आंसर आया, लेकिन आंसर इज 50 ml गिवन बाय देम। चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे। वी शुड हैव, नो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, ये मिलीलीटर को कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या लीटर में? ऊपर भी तो मिली मोल्स ही आएंगे ना, क्योंकि हमने वॉल्यूम मिलीलीटर में मल्टीप्लाई किया है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? इज इट रिक्वायर्ड? नॉट, इट इज, नो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। एक्चुअली पता है इन्होंने 100 कैसे सॉल्व किया होगा, एक कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मेलिटी का, उससे सॉल्व किया होगा। N1 V1 माइनस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 सीधा सॉल्व किया होगा, N फाइनल तो आया होगा ये 100 ml। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, इससे आ रहा होगा 100। H2SO4 0.1 इंटू V, अब इसका मोलैरिटी है 2, सो इट इज 2, एक सेकंड रुक जाओ, है ना। माइनस ये कितना है, दिस इज 2.5, एक सेकंड है ना, माइनस 2 1 इंटू 0.5, ओके। इससे मोलैरिटी, इसको एक्चुअली नॉर्मेलिटी से सॉल्व किया है, तो इस केस में आ रहा है 22। ओके देखो एवरीबॉडी, 100 ml ही आया ना इसमें भी, तो ऑब्वियसली 100 ही सही है। नॉर्मेलिटी वाला मेथड एक्चुअली मोल 2 में आता है, मैंने दोनों मेथड से सॉल्व कर लिया, दोनों में तो सेम ही आ रहा है। ठीक है, आंसर रॉन्ग है, ठीक है, आई चेक इट, दोनों मेथड से सेम ही आया, नॉर्मेलिटी मेथड से भी सेम आया है।
ठीक है, ओके। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, कोई और क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है क्या? कौन सा क्वेश्चन बताओ? सर बोलो क्या क्वेश्चन? बोलो। What is the mass of phosphoric acid would be needed to neutralize 100 gram of magnesium hydroxide? देखता हूँ मैं कहाँ पे, ठीक है रुको। What is the mass of, ये क्वेश्चन किधर है? ओके, व्हाट इज द मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड रिक्वायर्ड, ठीक है। देखो H3PO4 है, रिएक्ट करता है MgOH होल ट्वाइस के साथ, तो ये क्या बनेगा बताओ? Mg3PO4 होल ट्वाइस। तो अब देखो क्या है, दिस इज लेट्स से कितना हो गया ये, 6H2O। एवरीबॉडी क्लियर है? रिएक्शन क्लियर है ना? एवरीबॉडी से यस और नो। तो अब देखो H3PO 100 ग्राम मैग्नीशियम है, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे बताओ? इसको बोल दो A0 और इसको बोल दो B0, तो B0 कितना होगा बताओ? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन नहीं पता, अरे एसिड बेस का रिएक्शन क्या होता है? एसिड बेस का रिएक्शन सबको नहीं पता? अच्छा, इज नाउ क्लियर? इज दिस रिएक्शन नाउ क्लियर एवरीबॉडी? ओके, बताइए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास बताइए कितना आता है? फिफ्टी एट है, 68 है? 68 ना, ये 68 आया। तो अब A0 निकाल लो, फॉर्मूला होता है ना, A0/2 इज B0/3, ठीक है। A0/2 इज B0/3, तो A0 क्या आया? A0 आया 2/3 B0, यानी 2/3 इंटू 100/68, तो ये 100 आया, 3 इंटू 34। नाउ मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड क्या आएगा? ये आएगा 100/3 इंटू 34 इंटू 98, देखो कितना आता है। दैट इज योर आंसर। चेक कर लो, देखो कितना आता है। कितना है एवरीबॉडी? सॉल्व किया सबने? ओके, 58 आ रहा है, सो दैट इज करेक्ट, 58 ही होगा आंसर। चेक कर लो क्या है आंसर। 58 आ रहा है, कुछ और आ रहा है? हंड्रेड, देखो एक बार सॉल्व करो फिर से। ओके, नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है कि 50, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं।
ओके दिस इज 6, दिस इज 58, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यहाँ ये वाली चीज गलत है, यहाँ पे इसका मोलर मास 58 है। Then this will become 3 into 29 and this will become 3 into 29. Now check, now you can check। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चेक करो अब, जल्दी करो। अब आ रहा है 112.6 है ना, दिस इज 58, ये कैलकुलेशन गलत है, ये 112.6 आ रहा है, ठीक है यही आंसर होगा। नेक्स्ट बताइए, रेशियो ऑफ N2O4 एंड N2, कौन सा क्वेश्चन है अभी? The ratio of N2O4 and N2O2, किधर है ये क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन नंबर क्या है भावेश, एक बार बताना मुझे, क्वेश्चन मिल नहीं रहा है जो तुम बोल रहे हो। ओके ठीक है, मिल गया मिल गया मिल गया, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन है, मिक्सचर कंटेन्स N2O4 and NO2 in the molar ratio 2:1, ठीक है? तो वेपर डेंसिटी क्या होगा? N2O4 का वेपर डेंसिटी क्या है और NO2 का वेपर डेंसिटी क्या है? एवरीबॉडी बताइए, वेपर डेंसिटी क्या है? इसका A आया और इसका B आया, तो एवरेज VD क्या आएगा? VD क्या आएगा एवरेज? 2A प्लस B अपॉन, बताओ, 2 प्लस 1 ना, यानी 2A प्लस B बाई 3 आएगा। यदि इसका A और इसका B है तो बताओ कितना आ रहा है? ये तो आसान क्वेश्चन है भावेश। N2O4 का वेपर डेंसिटी बताओ। अरे कैलकुलेट करो भावेश, N2O4 का वेपर डेंसिटी क्या आएगा? सो 2 into 46 plus 23 divided by 3, ये निकाल लो, आ जाएगा आंसर तुम्हें। ठीक है, और कुछ है किसी का? हाँ मैं क्लास, अभी क्लास में हूँ, लेक्चर में आपको कॉल करूंगा शाम में। aqueous solution of ethanol has density, यार ये तो आसान ही क्वेश्चन है। देखो डेंसिटी दिया है 1.025 ग्राम पर ml और इसका मोलैरिटी है 2 मोलर। तुमसे मोलैलिटी पूछ रहा है, मोलैलिटी क्या होगा? तो देखो मोलैरिटी 2 का मतलब क्या है? 2 मोल तुम्हारे पास इथेनॉल है C2H5OH in 1 liter water, is that clear? Everybody, is that clear? तुम्हारे पास 2 मोल इथेनॉल है 1 लीटर पानी में, तो मोलैलिटी कैसे निकालोगे? मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? पहले तो तुम्हें चाहिए, देखो मास ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा? 1000 ml इंटू डेंसिटी 1.025, तो ये कितना आया? 1025 ग्राम आया। इज दैट क्लियर? उस 1025 ग्राम में तुम्हारे पास सल्यूट कितना है? सल्यूट 2 मोल है, तो 2 मोल यानी 2 इंटू 96 ग्राम हो गया। और सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट आएगा 1025 माइनस 2 इंटू 46, ग्राम्स को किलोग्राम में करो, तो ये तुम्हें क्या मिला? तुम्हें मिल गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी तुम्हें मिल गया, ये बात पता चल गई। नंबर ऑफ मोल्स तो है ही, तो अब निकल जाएगा। निखिल, इज दैट क्लियर नाउ? रुक जाओ अभिषेक, वेट प्लीज वेट। निखिल अब तो निकल जाएगा ना? अब मोलैलिटी कैसे निकालोगे? 2 डिवाइडेड बाई 1025 माइनस 92 और ऊपर चला जाएगा ये, तो ये आया
2000 अपॉन ये वैल्यू 1025 माइनस 92। चेक करो जल्दी, बताओ कितना आ रहा है। निखिल क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। निखिल क्या आ रहा है आंसर? 2.14 आ रहा है ना। वैसे इतना टेंशन ले, जो ऑप्शन दिया है ना उसमें से 2.14 ही बनेगा, बिकॉज दिस वैल्यू हैज टू बी मोर देन 4। ओके, ये सबने लिख लिया है, लिखना है क्या? राइट डाउन देन। In a compound, compound contains atoms of 3 elements in A, B and C. रुको अभी, A compound contains 3 types of elements in A, B, C. कहाँ क्वेश्चन है ये? अच्छा ये 30 क्वेश्चन है। कंपाउंड कंटेन्स 3 एलिमेंट्स A, B, C। A, B और C है, जिसमें A का चार्ज है यानी ऑक्सीडेशन नंबर है +2, B का है +5 और C का है इट इज -2। देखो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओवरऑल चार्जेस कंपाउंड के ऊपर 0 होने चाहिए। ये समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी, ओवरऑल चार्जेस कंपाउंड के ऊपर 0 होने चाहिए, यही है ना कंसेप्ट? क्योंकि हर कंपाउंड तो न्यूट्रल होता है। तो अब जैसे जितने भी ऑप्शंस तुम्हारे पास दिए हैं उनको इस तरह से सॉल्व करो ताकि ओवरऑल चार्जेस 0 निकल करके आए। तो A3BC2 को हम लिख सकते हैं A3B2C8, राइट? A3B2C8। अब जरा समझो इसको क्या है, 2 इंटू 3, क्योंकि A के ऊपर +2 चार्ज है, B के ऊपर +5 चार्ज है और C के ऊपर -2 चार्ज है। A इंटू 3 और B के ऊपर B एटम्स 2 हैं तो अपने 5 इंटू 2 और C है 8 इंटू, तो इस तरह से देखो क्या है 6 + 10 - 16, तो 16 - 16 यहाँ तो 0 आ रहा है ना, तो ये तो हो सकता है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? Okay, now moving to the next option, A3B4C का होल ट्वाइस, A3B4C का होल ट्वाइस। तो ये क्या आ रहा है A3B8C2। तो अब देखो A3 है ना, तो 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 8 -2 इंटू 2, तो ये देखो देखो होगा क्या, ये 0 होगा क्या? क्या 6 और +40 - 4, ये तो 0 नहीं है ना, तो ये गलत है। सिमिलरली तुम्हारे पास जो नेक्स्ट कंपाउंड है ABC2, ऑक्सीडेशन नंबर इज सिंपली चार्ज, नथिंग एल्स। जैसे मान लो Na+1 और Cl- है ना NaOH, तो ये जो चार्ज जनरेट हो रहा है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इट इज सिंपली चार्ज। ठीक है, अभी तो इतना ही समझो, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब चार्ज। ओके, नाउ कमिंग टू ABCD, ABC2, तो A+2 है, B+5 है और ये -2 इंटू 2, तो आया 7 - 4, ये 3 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली ये भी गलत है। Now coming to option D, which is A2BC3 whole twice. So this is A2B2C6. So 2 into 2 plus 5 into 2 minus 6 into 2. So that is 4 plus 10 minus 16. Obviously a -2. This is again not 0. So what is the correct answer? बताओ. Everybody, what is the correct answer? A. जो PDF है अभिषेक वो तुमको नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्वियसली मिल जाएगा, so don't worry about it. ठीक है,
और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? AgCl, you write the complete question. Dhruvil, can you write the question? लिख दो ना एक बार, अनम्यूट करने से एक्चुअली टाइम लग जाता है उसमें. You can just write it. बोलो ध्रुविल. ठीक है, वो कर ले, मिल गया. ठीक है, मिल गया. What should be the weight and moles of AgCl precipitated? देखो, तुमने सिल्वर नाइट्रेट डाला, तुमने सिल्वर नाइट्रेट में जो कि 30 ग्राम था, इसमें क्या डाला है? HCl, राइट? तो बना AgCl प्लस HNO3. अभिषेक, व्हाई डू यू वांट टू नो कि ये क्वेश्चन, टेस्ट के क्वेश्चंस कहां से लिए जा रहे हैं, ये तुम क्यों जानना चाहते हो? टेस्ट के क्वेश्चन कहां से लिए जाते हैं थोड़ी बताए जाते हैं. फाइन. अभी क्या है, दिस इज 30 ग्राम और तुम्हारे पास HCl कितना है देख लो. तुम्हारे पास HCl जो है दैट इज 0.2 मोलर और लीटर में देखो कितना है, ये 500 ml. तो ये 1/2 हो गया. सो दिस इज 30 ग्राम एंड दिस इज 0.1 मोल. इज दैट क्लियर? तो इसके मोल्स देखो, A0 कितना आया, ये मोलर मास 170 दिया है. So this is 3/17 and B0 is 0.1. Everybody, is that clear? Everybody, is that clear? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो. तो बताओ ध्रुविल, what is limiting reagent among the two? इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? LR कौन है? LR AgNO3 है ध्रुविल. एवरीबॉडी, LR यहाँ कौन है? व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? HCl है ना लिमिटिंग रिएजेंट. 0.1 छोटा है या ये छोटा है? Obviously this will be close to 1.8 something. ये लिमिटिंग रिएजेंट है. तो कैलकुलेशन तुम HCl के हिसाब से करोगे ना. तो 0.1/1 is number of moles of AgCl by 1. So number of moles of AgCl जो है ये 0.1 बना. तो मास क्या आएगा AgCl का? सिल्वर का मास देखो क्या होता है, 108 प्लस 35.5 इंटू 0.1 यानी 143.5 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 0.1. तो ये आया क्या? 14.35 ग्राम. ध्रुविल, इज दैट क्लियर नाउ? ध्रुविल, इज दैट क्लियर नाउ? ओके फाइन. और किसी का कुछ क्वेश्चन है? एवरीबॉडी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? ओके देखो, तो तुम्हारा सैटरडे को डिस्कशन हो जाएगा. संडे को यदि एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट है एवरीबॉडी, तो तुम्हारा सैटरडे को डिस्कशन होगा. ठीक है, बुकलेट का एक्सरसाइज 1, 2 और जो भी है. और यदि बच जाएगा उसमें तो एनवस्ती वगैरह का पार्ट हम लोग शाम में एक डिस्कशन कर लेंगे. सो डोंट वरी अबाउट इट. और अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लें अब. ओके कौन सा क्वेश्चन का एक बार बता देना, ऑप्शन चेंज करना था ना एक. कौन सा था क्वेश्चन वो, एक बार वो बता देना मुझे, क्योंकि मैं लिख लूंगा फिर मुझे याद रहेगा. क्वेश्चन कौन सा था? हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ एच कुछ था ना ऐसा. हाउ मेनी ml ऑफ H2SO, क्या था क्वेश्चन, एक बार बताना.
ठीक है ठीक है। सो फाइन एवरीबॉडी, लेट अस स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। सी हमारा नया टॉपिक जो है इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये जो अपना टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये इनऑर्गेनिक में आता है, दिस कम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सी अभी नेक्स्ट चैप्टर भी वही आएगा। नेक्स्ट चैप्टर अपना केमिकल बॉन्डिंग होगा जो कि इनऑर्गेनिक में आएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर गैसियस स्टेट होगा, वो फिजिकल में आएगा। ठीक है, ओके नाउ सी, तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेसिकली क्या है, तुम्हें पीरियोडिक टेबल की जानकारी होगी। एक्चुअली जैसे एलिमेंट्स केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो अपने आसपास बहुत सारे एलिमेंट्स है, लाइक कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स। इनफैक्ट न्यू एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड ईच एंड एवरी डे। हर दिन नए एलिमेंट्स को ढूंढे जा रहे हैं, राइट। इनऑर्गेनिक के लिए अलग नोटबुक बना सकते हो, बिल्कुल। दैट विल बी बेटर इफ यू यूज अ डिफरेंट नोटबुक, देन इट इज बेटर। बट अभी तो बेहतर यही रहेगा कि तुम अलग नोटबुक बनाओ, ऑब्वियसली, ताकि तुमको पढ़ना आसान हो जाएगा, क्लासिफिकेशन आसान हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो बेसिकली एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्या है, बिकॉज सी देयर इज देख सकते हो कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे आसपास। तो हर एलिमेंट को इंडिविजुअली पढ़ना पॉसिबल नहीं है ना। तो हर जगह एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम होता है। जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, तो पता तो नहीं चल सकता है ना कि जैसे किसी बच्चे को ढूंढना होता है तो बोलता है क्या कि क्लास 10th ए का बच्चा है। ठीक है, लाइकवाइज फिर उसका रोल नंबर बताओगे तो इट विल बिकम कंप्लीट आइडेंटिटी। ये बात समझ में आ रही होगी। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? से यस और नो एवरीबॉडी? सो व्हेन वी से क्लासिफिकेशन, so why is classification required? सबसे पहली चीज है कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्या जरूरत है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की? डू वी एक्चुअली नीड टू डू दैट? हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत है क्या? एवरीबॉडी, व्हाट इज द नीड? बेसिक यही है कि देखो, द स्टडी बिकम्स इजियर। स्टडी बिकम्स इजियर, पढ़ना रिलेटिवली आसान हो जाता है। ठीक है, रीजन क्या है? सिमिलर एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स, और बोल सकते हो कि एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर केप्ट टुगेदर। जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं उनको एक साथ रखते हैं। जैसे मान लो तुम बाजार में सब्जी लेने जाओगे और तुमने सपोज लेट्स से यू बॉट पोटैटोज, टोमेटोज, अनियंस, गार्लिक, ये सारी चीजें खरीदी। तो तुम आलू अलग रखोगे, भिंडी अलग रखोगे। यू विल कीप डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट, मतलब अलग अलग जगह पे रखोगे। यू कीप डिफरेंट थिंग्स डिफरेंटली। रीजन ये है कि तुमको उसको लेट्स से काम करना, उसको प्रोसेस करना, खाना बनाना, इट विल बिकम इजी। तो हम लोग करते क्या है, वैसे एलिमेंट्स को भी एक साथ रखते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है और जिनका बिहेवियर, जिनके केमिकल रिएक्शंस एक जैसे हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ऐसा करने से होता क्या है, आसान हो जाता है पढ़ना। स्टडी हो जाती है बिल्कुल सिस्टमैटिक, है ना, और पढ़ना आसान हो जाता है। तो ये लिख लो सबसे पहले। ओके नाउ, अब देखो बहुत सारे तरीके थे, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत सारे साइंटिस्ट आए यहाँ पे और अपने अपने मेथड चूज करने लगे कि हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत सारा आया। ठीक है ना, जैसे तुम लोग
क्लास 10th में भी इसके बारे में थोड़ा पढ़े होगे, क्लास 9 10th में। आयुष लिखा रिटर्न? ओके। देखो मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ना, उसमें पहला जो मेथड है दैट इज कॉल्ड प्राउड्स हाइपोथेसिस। प्राउड हाइपोथेसिस क्या है? व्हाट इज प्राउड हाइपोथेसिस? एक साइंटिस्ट था, प्राउड नाम है उसका, ठीक है ना। उसने क्या देखा कि तुम यदि एटॉमिक वेट निकालोगे, एटॉमिक वेट, तो उसने मास नंबर के हिसाब से चलाया। एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट यदि देखी जाए तो एटॉमिक वेट कुछ इस तरह से आती है, n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम जो होता है ना, उसके इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं सब एलिमेंट्स के वेट। ये तो तुम्हें पता है, तुम्हें मास नंबर पढ़ा है ना एवरीबॉडी, तुमने मास नंबर तो पढ़ा है ना। तो मास नंबर भी क्या होता है? मास नंबर इज सिंपली मास ऑफ एलिमेंट। मास नंबर क्या है? मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मास नंबर होता है मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? है ना। तो यहाँ पे उसने भी यही बोला कि एटॉमिक वेट ऑफ जो एलिमेंट है इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो ये भी एक मेथड हो गया ना क्लासिफिकेशन का। 1/12 मास जो होता है ना कार्बन का, दैट इज आल्सो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम श्रेयस, दैट इज आल्सो इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो 1/12 मास कार्बन है श्रेयस, डोंट यू थिंक इट इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम? तो ये प्राउट ने एक्चुअली में नया कुछ नहीं किया था, इट वाज काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ मास नंबर जो एक्चुअली इसी ने दिया था, और मोल कॉन्सेप्ट में हमने इसको पढ़ा भी है। इज दैट क्लियर? तो ये भी तो एक मेथड है ना जिसमें वो चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये भी तो कुछ हद तक ऑर्गेनाइज कर रहा है ना। इससे ये पता चलता है कि एलिमेंट्स में कुछ तो प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी है, और ये बात सबको समझ में आया होगा। तो ये लिख लो अभी, प्राउड हाइपोथेसिस यही है कि एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज n टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिस इज नथिंग न्यू, दिस इज सिंपली डेफिनेशन ऑफ मास नंबर, नथिंग एल्स। रिटन एवरीवन? ओके, नाउ मूविंग अहेड, तुमने ये पढ़ा होगा, नेक्स्ट ये नाम तो सुना होगा, डोबेरिनर ट्रायड्स। सी एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था डोबेरिनर। उसने क्या किया था? ट्रायड बनाया, मतलब तिक्के। ही आइडेंटिफाइड 3 एलिमेंट्स एंड ही कॉल्ड देम ट्रायड्स, तिक्के। उसने कहा कि हम 3 का एलिमेंट बनाएंगे और सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगा। तो उसने क्या किया था? ही आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ही आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स नोन एज, उसको, और उसको क्या बोला वो? उसको क्या बोला वो? व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रुप नोन एज? उसको क्या बोला? ट्रायड्स। ठीक है। अब क्या है, व्हेन एलिमेंट्स आर arranged in the order of increasing atomic mass, ठीक है। यहां पर ऑर्डर क्या है? increasing atomic mass, यानी इंक्रीजिंग मास नंबर, राइट। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में जब उनको अरेंज करेंगे, ठीक है, तो अब क्या होता है? तो होता क्या है, जैसे मान लो देन द मास नंबर ऑफ सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? सेकेंड एलिमेंट का मास नंबर क्या होगा? मास नंबर ऑफ
फर्स्ट एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट, राइट, डिवाइडेड बाई क्या 2, यानी उसका मीन ना, दैट इज उसका मीन. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? से यस और नो. ओके कूल. तो अब देखो क्या है, हमने क्या सीखा यहाँ पे कि मास नंबर मीन हो जाता है. ये कोई नई चीज नहीं है, तुमने पहले भी इसको पढ़ा होगा. जैसे लिथियम जानते हैं हम लोग, लिथियम का मास नंबर होता है 7, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है कितना 39, राइट. तो तुम जरा देखो तो 23 क्या है, 23 इज 39 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, व्हाट इज इट, इट इज 23, देख लो, है ना. तो अब ये हो गया लीना, मतलब ये इसका एक निमोनिक होता है, हम लोग देखने वाले हैं उसको एक्चुअली जब हम पढ़ेंगे तो. ठीक है. नाउ दिस इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. ना बेरिलियम का मास नंबर होता है 8, मैग्नीशियम का होता है 24 और कैल्शियम का होता है 40. तो अब देखो क्या है, 8 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है 24 आता है. इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं. कैल्शियम फिर है, जैसे मान लो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है. क्लोरीन है 35.5, ब्रोमीन है 80 और आयोडीन है 127. तो यहाँ देखोगे 80 क्या आएगा, 80 इज अप्रोक्सीमेटली, यहाँ एग्जैक्टली तो नहीं है, 35.5 प्लस 127/2 अप्रोक्सीमेटली है ये, बिकॉज ये तो 79.5 आएगा, 79.5 अप्रोक्सीमेटली उसी के क्लोज आएगा. ठीक है ना. तो ये इस तरह से उसने 3 एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए और उनको ट्रायड्स बोल दिया. आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी, लिखना है क्या इसको? ओके सो ये एक मेथड था. उसके बाद ओके ठीक है, आई स्क्रॉल अप. नाउ कम्स नेक्स्ट, ये है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. देखो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, जैसे तुमने गाना गाया है ना, गाना गाया होगा तो उसमें जो 8वां सुर है ना वो पहले जैसा ही होता है. तो इसका मतलब क्या है, उसने क्या बोला कि हाँ म्यूजिकल नोट्स बनाए थे और उसने बोला कि यदि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग मास नंबर में अरेंज करेंगे ना तो 8th एलिमेंट जो है वो प्रॉपर्टी शो करेगा पहले एलिमेंट्स के साथ. तो जैसे गाना होता है ना कि 7 सुर के बाद एक ही जो है राइमिंग सेंटेंस वो सेम चलने लग जाती है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. राइमिंग रिपीट होने लग जाता है, राइट, एक सर्टेन टोन के बाद फिर से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है. तो उसने क्या कहा कि जैसे 7 सुर होते हैं और 8वां सुर जो है वो पहले जैसा होता है, उसी तरह से यदि हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में तो 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है दैट विल बी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, है ना. तो उसने ये बोला था कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, when elements are arranged in the order of increasing atomic mass, then the mass of sorry then the properties of
eighth element is similar to that of first element. अच्छा, यहाँ पे एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी. डू यू नो व्हाट इज पीरियोडिसिटी? हमारा टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. पीरियड और पीरियोडिक टेबल. व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? एक चीज जो एक सर्टेन पीरियड के बाद रिपीट हो, राइट? तो पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज after regular interval. Repetition of similar properties after regular interval is called periodicity. Is that clear everyone? तो इसमें ऐसा भी बोला जा सकता है कि in other words periodicity is observed at the, ऐसा भी बोला जा सकता है कि in other words periodicity will be observed in case of eighth element. Is that clear everyone? Everyone, is that clear now? So write it down. जैसे होता ना सारे गामा पा, तुमने तो जानते हो मुझे. ओके डन. अब जरा देखो क्या है. जैसे मान लो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है. तो लिथियम के बाद नेक्स्ट आता है सोडियम. उस वक्त नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुए थे क्योंकि नोबल गैस रिएक्ट नहीं करते थे तो वो मिलते नहीं थे. जो किसी से बात नहीं करता है, बिल्कुल चुपचाप रहता है, उसको ढूंढना पॉसिबल है क्या? जो किसी से रिएक्ट वगैरह नहीं करता है उसको ढूंढना पॉसिबल नहीं है. तो नोबल गैसेस क्योंकि अब किसी से बातचीत करते नहीं थे, रिएक्शन वगैरह करते नहीं थे, वो एकदम क्वारंटाइन टाइप रहते थे, राइट? So that is why they could not be identified. But there are certain elements which react very easily and form compounds, so they could be identified easily. तो अब देखो हो क्या रहा है कि लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के साथ सोडियम के साथ मिलती है, तो वो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी मिल रही है, राइट? Is that clear everybody? And this classification was limited to these many elements only. Is that clear? Okay, now coming to the next topic. ये नाम सुना है क्या? Lothar-Meyer's atomic volume curves. ठीक है. तो देखो लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व क्या था. एक साइंटिस्ट था, उसका नाम ऑब्वियसली लोथर मेयर है. उसने क्या किया? ही प्लॉटेड अ ग्राफ. उसने एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन वॉल्यूम ऑफ एटम्स. वॉल्यूम ऑफ एटम्स का मतलब क्या है? मान लो उसका रेडियस r है तो 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, है ना? एंड मास नंबर, या फिर बोल सकते हो एटॉमिक मास. ठीक है, उसने एक ग्राफ बनाया एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का. तो वो ग्राफ कैसा दिखा पता है? वो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखा. जैसे लिखते हैं इधर एटॉमिक वॉल्यूम और इधर लिखते हैं मास नंबर.
तो एटॉमिक वॉल्यूम को जब उसने मास नंबर के साथ प्लॉट किया तो कुछ इस तरह से ग्राफ मिला कि एग्जैक्टली तुम्हें ग्राफ दिखा देता हूं मैं. आई हैव अ स्लाइड सो आई कैन शो यू. एवरीबॉडी कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस ग्राफ? ओके. तो अब देखो क्या है, लिथियम यहाँ पे है. ये तो एलिमेंट्स रहने दो. यहाँ पर जैसे लिथियम मिल रहा है तुम्हें, तो जैसे ये लिथियम मिला. लिथियम के बाद नेक्स्ट क्या है, कुछ इस तरह का. यहाँ लिथियम है ये. देन यू आर गेटिंग लेट्स से सोडियम. फिर क्या मिला तुम्हें? फिर मिला पोटेशियम. फिर क्या मिल रहा है? देखो यहाँ पोटेशियम मिला, यहाँ लिथियम मिला. नोबल गैसेस इसमें एक्चुअली बाद में इंक्लूड किए गए थे. ये मॉडर्नाइज्ड वाला है, इसमें सबको इंक्लूड कर दिया गया. जब उसने प्रपोज किया था ना, तो उसने ऑब्वियसली नहीं था उसके पास नोबेल. तो अब ये जो पीक्स है ना, वो नोबल गैसेस के आ रहे थे कुछ इस तरह से. ये कैलकुलेट कैसे किया, आई विल टेल यू. अभी रुक जाओ. ये कैलकुलेशन जो है हमारे आगे पीरियोडिक टेबल में ही है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं, ये अभी आगे इसी चैप्टर में, बट अभी नहीं. ठीक है, ठीक है अमन? अमन, इज दैट क्लियर? तो अब देखो कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा था. तो उस वक्त तो कैसा आया, देखो दिखाते हैं. तो आई होप यू हैव सीन इट. तो यदि हम इसको ड्रॉ करें फ्री हैंड में अपने नोटबुक में, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आया था. मतलब कुछ इस तरह से, इस तरह से. और जो पीक्स थे ना, जैसे ये आया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से. जो तो पीक्स जो थे, वो पीक पे कौन थे बताओ? पीक पे कौन से आते थे? पीक पे आते थे अल्कली मेटल्स. जो अल्कली मेटल है वो पीक पे आ रहे थे, राइट? ग्रुप 1 वाले जो हैं अल्कली मेटल, सब लोग जानते हो ना. मेन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 मतलब ये सब, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये. तो पीक पे अल्कली मेटल्स आ रहे थे. कुछ इस तरह का ट्रेंड तो चल ही रहा है. उसके बाद क्या हो रहा था, डिसेंडिंग कर्व पे, मतलब कम होते वाले इधर आ जाते थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इस तरह से. तो अब ये सब आते थे डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व पे. और हैलोजन जो है ना, हैलोजन ये सब नीचे आते थे, यहाँ पे आते थे हैलोजन, यहाँ पे. ठीक है. तो अब यहाँ पे असेंडिंग पार्ट में आते थे. और ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन एलिमेंट बॉटम में आते थे. तो अब देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम जो है, ये आते थे डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व में, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व. ठीक है. और ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन है, ये आते थे असेंडिंग पार्ट, यानी इस तरफ उड़ते हुए, उठता हुआ, है ना, असेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व. और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट जानते हो, ये मॉडर्न पीरियोडिक के हिसाब से चल रहा है. ये बॉटम में आते हैं, एकदम नीचे में. एवरीबॉडी. तो अब उसने कहा कि जो जो सिमिलर जगह पे आ रहा है बार बार, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी ना. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? जैसे लिथियम, सोडियम, ये सब हमेशा टॉप पे आते थे, तो इनका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है. फिर जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, वो डिसेंडिंग पार्ट में आ रहे थे, तो उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है. फिर जो असेंडिंग पार्ट में आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है. और बॉटम में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है. तो जो सिमिलर ट्रेंड्स में आ रहे हैं, जो सिमिलर ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, ऐसा लोथर मेयर ने बोला. ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब आयरन. ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं देखा है क्या? अरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जो होता है ना, उसमें डिफाइन करते हैं. जैसे ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स होते हैं, जैसे ये. और जो बीच वाले हैं ना, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड डी ब्लॉक, जो हम लोग देखने वाले हैं अभी आगे चल के. सो दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है. वो कैसे यूज करते हैं वो तो हम आगे पढ़ेंगे. दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके एवरीबॉडी, रिटर्न.
Okay, Sumati says wait. ठीक है सुमति, राइट डाउन. ओके डन नाउ. ओके फाइन. तो अब देखो क्या है, elements lying on similar positions had identical properties and hence can be grouped together. और उनको हम एक साथ रख सकते हैं, ऐसा लूथर मेयर ने बताया. नाउ देखो अभी आता है नेक्स्ट क्या, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ये भी तुमने पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? तो यहाँ भी नया कुछ नहीं है, जैसा पुराना था वैसा ही है. यहाँ पे भी दिस इज नॉट कंप्लीटली न्यू, ऐसा कुछ नहीं है. तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है, इसमें एक उसने लॉ बताया था, पीरियोडिक लॉ बताया था, एक पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. ये बताया था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are periodic functions of their atomic masses. ये समझ में आ रहा है? The physical and chemical properties of elements are periodic function of atomic masses. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि when elements are arranged in the order of increasing mass या increasing mass number, सिमिलर जो एलिमेंट्स हैं वो अपने साथ एक साथ अरेंज होने लगेंगे. ठीक है, इसका मतलब यही है कि जैसे मान लो तुम इंक्रीजिंग एटॉमिक ये मास, यानी कि बोल सकते हो मास नंबर, उसके हिसाब से चीजों को अरेंज करोगे ना, असेंडिंग ऑर्डर में भरोगे, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले खुद ब खुद एक ही कॉलम में या फिर रो में आ जाएंगे. खास बात यह है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कि उसने पहला इंसान था जिसने एक प्रॉपर टेबल बनाया था. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? वो पहला इंसान था जिसने एक प्रॉपर टेबल बनाया था, मतलब कॉलम यूज किए थे, रोज यूज किया था, राइट? तो अब इसकी खास बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट वाज फर्स्ट टेबल, जो है ना कि एक पहला प्रॉपर टेबल था, टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. पहली बार किसी ने एक टेबल बनाया था. ठीक है, उसके बाद क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है इनको क्या बोलता था वो, पीरियड. और जो वर्टिकल लाइंस है इनको क्या बोलता था, ग्रुप्स. ये तो सबको पता है ना? ठीक है ना, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अब उसमें ये जो पीरियड है, पीरियड कितने होते थे? पीरियड होते थे कितने बताओ, पता है सबको? 7. और ग्रुप्स कितने होते थे? ग्रुप्स कितने होते थे? 9. ग्रुप्स 18. अरे मॉडर्न की बात नहीं कर रहे हैं हम मेंडलीव की बात कर रहे हैं. नोबल गैसेस को बाद में इंक्लूड किया गया था, बट उसने जब प्रपोज किया था ना,
तो अभी नोबल गैस नहीं थे, नोबल गैसेस वेर नॉट डिस्कवर्ड, नोबल गैसेस वेर नॉट डिस्कवर्ड। अरे क्या ग्रुप्स 8 एक्चुअली देखेंगे, रुक जाओ, एक क्या है, रुक जाओ, ग्रुप 0 बनाया था बाद में, बट एक्चुअली उसने 8 ही बनाया था। अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक मेंडलीव का मिलता है ना, उसमें ग्रुप 0 में नोबल गैस भी को भी ऐड करके 9 बता देते हैं। ठीक है संजीवनी, इज दैट क्लियर? उसने जो बताया था ना 8 ही रखो, एडिशनल को ग्रुप 0 बोलते हैं, ग्रुप 0 को बोलते हैं नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। जब उसने बताया उस वक्त तो नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुए थे, बट अभी जो बताते हैं ना उसको नोबल गैस के फॉर्म में लिख देते हैं, 0 बना के ग्रुप 0 करके ऐड कर देते हैं। ये लिख लो पहले। एवरीवन डन? ओके, अब देखो कुछ खास बात बोलें तो उसकी खास, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एक सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल थी मॉडर्न के आने के पहले तक। देखो पहला चीज जो इसकी खास बात है ना, कि पहली बार तो इसने टेबल बनाया था जिसमें सिमिलर, देखो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। इसकी खास बात यह है कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज were placed together in similar groups। ये तो पहली बार हुआ था। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि मेंडलीव ने क्या किया था ना, कुछ खाली जगह छोड़ दिया था। ठीक है, और उन खाली जगह पे उसने ऐसा बोला था कि नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। ठीक है, तो नए एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाली बात जो है ना वो मेंडलीव ने बताई थी, जो कि सच हो गई थी। तो ये भी एक काफी खास बात थी। ठीक है, तो इट लेड टू डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ये न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी की तरफ चला गया। ठीक है ना, जो कि उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, और उसके लिए उसने खाली जगह छोड़ा था। एका बोरॉन को क्या बोलते हैं? एका बोरॉन को क्या बोलते हैं अभी बताओ? स्कैंडियम। एका एल्युमिनियम को क्या बोलते हैं? एका एल्युमिनियम इज कॉल्ड गैलियम। एका सिलिकॉन क्या होता है? एका सिलिकॉन क्या होता है बताओ? जर्मेनियम। और एका मैंगनीज क्या होता है? टेक्नीशियम। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसने बताई थी। ये तो लिखना है ना सबको, या आगे बढ़ जाए? ओके, नाउ देखो डिमेरिट्स भी थे उसके कुछ। ऐसा तो नहीं था कि काफी सक्सेसफुल था उसके बाद कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया ना, तो उसमें डिमेरिट क्या था देखो। देखो सबसे, ओके राइट डाउन। अथर्व महाजन रिटन।
सबसे पहली जो चीज थी वो ये कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन जो है वो, हाइड्रोजन हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। हाइड्रोजन जो है उसकी प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों से मैच करती है, ठीक है। तो इसका पोजीशन श्योर नहीं था, hence its position was not certain, ठीक है। अब बात आ गई पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। देखो पोजीशन आइसोटोप्स की क्या दिक्कत थी, आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, राइट। तो अब आइसोटोप को तो, हाँ हाइड्रोजन का तो अभी भी कोई दिक्कत, अभी भी दिक्कत है, भावेश विल कम टू दैट, अभी भी दिक्कत है मॉडर्न में भी। बात करते हैं हम आइसोटोप्स की पहले। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number. Is that clear everybody? Everybody, is that clear? Isotopes are the atoms of same element having same atomic number but different mass number. तो अब जब मास नंबर अलग अलग है तो उसको तो अलग अलग जगह पे रख देगा ना फिर तो। Everybody, is that clear? अब सेम एलिमेंट को अलग अलग जगह रख दिया जाता था, तो ये सही चीज थी क्या? सेम एलिमेंट के दो मतलब आइसोटोप्स हैं, उनको अलग अलग रखते थे, तो ये गलत था या सही था बताओ? इट वाज रॉन्ग इन दैट प्लेस, राइट? ओके ठीक है। तो अब देखो क्या है, आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट were kept at different positions, ठीक है ना? ओके, वैकेंट प्लेसेस वर नॉट एक्यूरेट, देखो हाँ ठीक है, फुल्ली बेस्ड नहीं था। जैसे कि क्या है, देखो ऐसा हुआ क्या था कि आइसोबार भी तो देखो, आइसोबार क्या था, आइसोबार क्या होता है बताओ? पोजीशन ऑफ आइसोबार दिक्कत नहीं था? टेल मी व्हाट इज आइसोबार एवरीबॉडी, व्हाट इज एन आइसोबार? एवरीबॉडी, व्हाट इज एन आइसोबार? आइसोबार वो होता है जिसका सेम एटॉमिक मास है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग। तो इसका मतलब क्या है, दीज आर दोज एलिमेंट्स विच, मतलब विच आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट, मतलब जैसे मान लो कैल्शियम हो गया और आर्गन हो गया, दोनों अलग अलग एलिमेंट है बट मास नंबर सेम है, तो उनको एक जगह रख देगा ना वो। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो आइसोबार को अलग एक जगह रख देगा जबकि एलिमेंट अलग अलग है। तो आइसोबार्स वेयर अकोमोडेटेड एट द सेम प्लेस। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात थी ना कि आइसोबार को एक जगह रख दिया जा रहा था। दैट क्लियर? ओके, लिख लिया सबने? एक बार क्या, एक और दिक्कत है एक्चुअली, क्या था ना कि अलग अलग एलिमेंट जो है ना, कॉपर सिल्वर और एयू, उनको एग्जैक्ट ऑर्डर में नहीं रख पाया था वो। तो उसने सोचा था कि एक्चुअली में मास नंबर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, समझ में आ रहा है? तो उसने क्या सोचा कि एक्चुअली में मास नंबर का जो कैलकुलेशन है उसमें गड़बड़ हुआ होगा, जैसे कॉपर सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, जिंक कैडमियम मरकरी हो गया, ठीक है ना? तो अब उसने क्या सोचा कि मास नंबर के कैलकुलेशन में गड़बड़ी होगा, तो ही अज्यूम्ड, एक और चीज था, ही अज्यूम्ड दैट द कैलकुलेशंस ऑफ मास नंबर्स वर नॉट एक्यूरेट। मास नंबर
were not accurate, ठीक है, were not correct and often misplaced elements. ये बात समझ में आ रही थी? अरे मतलब जिसका मास नंबर उस ऑर्डर में नहीं मिला ना, तो उसको जो है कि मास नंबर के कैलकुलेशन में गलत है, और सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को रखने के लिए उसने जो अपना खुद का लॉ बनाया था उसको ही फॉलो नहीं किया. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Aditi, do you have any doubt? You have raised hand. Aditi, do you have any doubt? Okay, scroll up. और ऊपर करें. Okay, so now let us come to the Mendeleev periodic table. See, this was the Mendeleev periodic table. I hope you can see it. How are the isobars at the same place? अच्छा एक बात बताओ रजत, what is an isobar? Isobar क्या होता है? Rajat, tell me what is an isobar? Different atomic number but same mass number, correct? जब सेम मास नंबर होगा, ये तो मास नंबर के हिसाब से चल रहा है पीरियोडिक टेबल, तो जब मास नंबर सेम होगा, so don't you think it will be accommodated at the same place? तो अब देखो ये है, यहाँ पर एक्चुअली में 8 ही ग्रुप्स थे, ठीक है, हमने 9 बताए बट एक्चुअली में 8 ही थे. ग्रुप 0 को एडिशनली इंक्लूड किया गया, ठीक है, ग्रुप 0 को एडिशनली इंक्लूड किया गया. आई होप यू कैन सी दिस. तो इसलिए 9 बना दिए गए बट एक्चुअली में 8 ही थे, है ना? तो इस तरह से ये था पीरियोडिक टेबल इसका. I think you can take a screenshot or you might have studied it in class 10th I believe. पढ़ा होगा तुमने, ये देखा होगा, राइट? तो आगे बढ़ जाएं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे. ठीक है, so this was the Mendeleev periodic table. Now coming to the modern periodic table, जो अभी हमें एक्चुअली में पढ़ना है. देखो अभी तक जो पढ़ा उससे तो क्वेश्चन नहीं आता है जेईई में. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तक कोई सवाल नहीं आता है. जो भी आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में तो मॉडर्न से ही आता है, राइट? वो तो पुरानी बातें हो गई जो आपने पहले पढ़े होंगे. यहां से हम प्रॉपर बोल सकते हैं कि 11th के रिलेवेंट चीजें हम करने वाले हैं डिस्कस. तो अब आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी एक पीरियोडिक लॉ है. पीरियोडिक लॉ क्या है बताओ? व्हाट इज द पीरियोडिक लॉ? यहाँ पे क्या कहा जाता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, properties of elements are periodic function of atomic number. Properties of elements are periodic function of atomic number. Is that clear everybody? मतलब उसने क्या कहा कि नहीं, एटॉमिक मास के थ्रू नहीं, यदि हम एटॉमिक नंबर के थ्रू जाते हैं तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे. फाइन. तो अब देखो इसमें कैसे आया. एक साइंटिस्ट था उसका नाम था हेनरी मोजलेज. एक साइंटिस्ट था उसका नाम था मोजलेज इक्वेशन. मोजले इक्वेशन क्या है? देखो मोजले ने एक इक्वेशन दी, जैसे मान लो ये एक डेंस मेटल टारगेट है,
दिस इज अ मेटल टारगेट, ये मेटल टारगेट को हम पढ़ना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर कैथोड रेज बम्बार्ड कर दी, इसके ऊपर हमने कैथोड रेज बम्बार्ड की। तो अब कैथोड रेज में से कुछ एनर्जी लेता है मेटल टारगेट और निकालता है एक्सरे। सो दिस इज हाउ एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। तो यदि जो एक्सरे निकला उसका फ्रीक्वेंसी जो है यदि म्यू है, इट इज म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इमिटेड फ्रॉम टारगेट, मेटल टारगेट ऑब्वियसली, और z क्या है इसका एटॉमिक नंबर। तो एक रिलेशन आता है रूट अंडर न्यू इज a z minus b, where a and b are constants। ये कैसे आता है, विल सी इट, पहले आप इसको लिख लीजिए। ये कैसे आता है, विल सी इट इन द नेक्स्ट क्लास, चलेगा, बिकॉज अभी तो टाइम खत्म हो गया है, तो इसलिए ऐसा बोला गया कि जो प्रॉपर्टीज है विल सी की कैसे आता है ये, फाइन। हाउ विल वी गेट मोजलेस इक्वेशन, विल सी। बट बेसिकली देखो क्या है कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है मेटल टारगेट, ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के डी एक्साइट होते हैं, तो कुछ ना कुछ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो अब यदि इलेक्ट्रो उसमें एक्सरे बनता है और उस एक्सरे का लेट्स से फ्रीक्वेंसी जो इमिट होता है वो यदि म्यू है, तो हम एक रिलेशन क्या लिख पाएंगे, हम एक रिलेशन लिख पाएंगे कि रूट अंडर म्यू इज a इंटू जेड माइनस बी। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? A and B are constants. What are those constants? We'll see. A और B किस तरह के constants हैं? We'll see in the next class. क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना, 2 मिनट बचा ही, टाइम लग जाएगा उसमें। Okay, everybody written? सबने लिख लिया ये? फाइन। तो आज के क्लास में किसी को डाउट है? आज के क्लास में किसी को डाउट है? ठीक है, तो आपका सैटरडे को डिस्कशन होगा, सैटरडे तक आप जितना सॉल्व कर सकते हैं मॉड्यूल और यूनिवर्सिटी से आप सॉल्व कीजिए, और सैटरडे को जो डाउट डिस्कशन है उसमें पूछ सकते, ठीक है? फाइन, तो ये सबने लिख लिया है? ओके, किसी और को कुछ डाउट है? फाइन, बुकलेट के लिए मैं बोल दूंगा, डोंट वरी अबाउट बुकलेट। ओके, गुड बाय, टेक केयर। हाँ, आई हैव, मुझे पता है, आई नो दैट क्वेश्चन में एक ऑप्शन क्लियर करना चाहिए।